हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आयुर्वेद नर्सिंग का सिलेबस के बारे में जाना था लास्ट लेक्चर्स में। आयुर्वेद नर्सिंग के अंतर्गत हमने जो सब्जेक्ट चुना है पढ़ने के लिए उसका नाम है शल्य एवं शल्यक्रिया तंत्र। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में शल्य तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। इसमें हमने शल्य शब्द की व्युत्पत्ति, शल्य की परिभाषा एंड शल्य परिचर्या के बारे में अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम जानेंगे, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, वरणशोफ, जिसको हम इन्फ्लेमेशन, इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन भी बोल सकते हैं। अर्थात शोफ का मतलब है सूजन, यानी जिससे एक ग्रंथि टाइप बन जाती है या शरीर में त्वचा में एक सूजन या उभार टाइप आ जाता है, उसी को ही शल्य में वरणशोफ बोला आयुर्वेद में। तो हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहले सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि शोफ सम उत्थाना ग्रंथि विदर्धि अलजी प्रवृत्ते है परायण व्याध्यो अभिहिता अनेका करते हैं त्रैवी लक्षण है पर्थुग्रथित है समो विस्मो वा त्वंग मास स्थायी दोष समघात है शरीर एक देशो उत्थित है शोफ इति उच्यते। यथार्थ इसका मतलब है कि शोफ या वरणशोथ वह अवस्था है जो अनेक आकृति वाले ग्रंथि, विदर्दी, अलजी आदि विकारों से भिन्न, विस्तीर्ण यानी फैला हुआ ग्रंथि की तरह है, उन्नत या सम या विषम, यानी साइज उसकी सम या विषम बड़ी भी हो सकती है, त्वग आदि धातुओं में आश्रित, यानी त्वचा मांस के अंदर जो आश्रित रहती है, शरीर के किसी एक स्थान में होने वाला दोष दुष्य का समूह है। यानी ये शरीर में होने वाला एक दोष है जो शरीर के किसी एक देश में होता है, इसलिए इसको शरीर एक देशोत्थित्य बोला है। एक देश का मतलब है कि शरीर के किसी एक स्थान में होना। तो हम जो शरीर में जब भी कोई दोष होता है, यदि दोषज वर्ण होता है, उसकी जो फर्स्ट स्टेज है, इसको बोला है, जो फर्स्ट स्टेज है इसको वरणशोथ, यानी जब भी कोई शरीर में दोष उत्पन्न होता है तो सबसे पहले सूजन के रूप में दिखाई देता है। उसके बाद में यदि उसका समय पे उपचार नहीं किया गया तो वो विदर्दी या अवशेष बन जाता है, और विदर्दी के बाद में वो एक वर्ण का रूप धारण कर लेता है। तो ये तीनों चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये शरीर के अंदर उत्पन्न दोष का ही एक फर्स्ट जो अवस्था है उसको बोला है वरणशोथ। तो इसके अंतर्गत बताया है कि इंग्लिश में द वेरियस डिसऑर्डर्स लाइक ग्रंथि, यानी शरीर में जो ग्रंथि या विदर्दी बन जाता है या अलजी बन जाता है, यूजुअली प्रेजेंट्स विथ शोथ बट हैविंग लिटिल अनलाइकली फ्रॉम देम स्प्रेडिंग। फैलाव वाला होता है, नोडुलर मतलब उत्थाव उन्नत रूप में, और इक्वल एंड अनइक्वल सीटेड इन त्वच और एंड मांस धातु, यानी इसका इफेक्ट त्वचा में रहता है या मांस धातु में रहता है, विथ वाइटेड दोषाज, यानी दोषों के दूषित होने से, यानी जो भी अपने तीनों दोष है वात पित्त कफ, उनके दूषित होने से ये शरीर के एक भाग में इनवर्ट पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड शोथ। तो ये था शोथ का डेफिनेशन। अब हम टर्म शोफ कैन बी यूज्ड एज, शोफ है उसको हम वरण शोफ भी बोल सकते हैं, जिसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। इसके अलावा अभिजातक शोफ, यानी इसको ट्रमेटिक इन्फ्लेमेशन, एंड सर्वांग शोफ यानी जनरलाइज्ड स्वेलिंग को जो बोलते हैं इसको सर्वांग शोफ बोलते हैं। इट मे बी कोरिलेटेड विथ इन्फ्लेमेशन, यानी ये
इन्फ्लामेशन यानी सूजन से रिलेटेड रहता है। इसके साथ ही आचार्य चक्रपाणी के अनुसार सौंफ को ही वरण शोथ बोला है। अभी आचार्य चरक ने आगे बताया हुआ है टाइप्स में सबसे पहले सशष्ट षड्विधो वात पित्त कफ शोणित सन्निपातज आगंतुक निमित्त है, यानी 6 प्रकार के इसके भेद बताए हैं जो वर्ण शोथ के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है वातज, उसके बाद पीतज, कफज, रक्तज एंड सन्निपातज एंड आगंतुज। ये 6 प्रकार के इसके भेद बताए हैं। आचार्य जो चरक है, चरक ने इसको 3 प्रकार का माना है, यानी एक तो होता है सर्व शरीर व्यापी यानी पूरे शरीर में जिसका इफेक्ट रहे, दूसरा अर्ध शरीर, और थर्ड वन रहता है एक देशोचित, यानी किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे। तो ये 3 प्रकार का आचार्य चरक के अनुसार वर्ण शोथ को बताया है। तो टाइप्स में हम इसके भेद 6 भेद हैं, जो वातज, पित्तज, कफज, वो भी लिख सकते हैं। और आचार्य चरक के अनुसार वर्ण शोथ के जो भेद हैं, ये भेद हैं, ये माधव ने बताए हैं आचार्य। तो आचार्य माधव के अनुसार षड्विध है, स्यात् पृथक है, सर्व रक्तागंतु निमित्त है, यानी वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, आगंतुज। तो अब हम इनको कि वातज दोष क्या होता है, पित्तज क्या होता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बताया है कि वातज, तो वातज में जो श्लोक दिया हुआ है, तत्तर वात सोप है, कृष्ण अरुण हो, वा परसो हो, मर्दुर अवस्थिता अस्तो दाद्यश्चात्र वेदना विशेष भवंती, यानी यह लाल वर्ण का कर्षण वर्ण, साथ में ही परुष और मर्दु होता है। परुष व मर्दु रहता है, तो वो उसको जो सौंफ रहता है उसको वातज बोला है। इसमें वेदना अनवस्थित रहती है, यानी इसमें दर्द है वो कम होता है। अनवस्थित इस मीन्स ये कभी बढ़ जाता है, दर्द कम होता है या बढ़ जाता है। तो दर्द इसी प्रकार के जो शोथ होते हैं उनको वातज बोला है। नेक्स्ट है पीतज, जो पीतज सौंफ है इसको लिए श्लोक दिया हुआ है, पित्त सौंफ है पितो मर्दु सरक्तो व शीघ्रानुष्या सारियो सा देशातर वेदना विशेष भवंती, यानी जो पीतज रहता है ये पीला मर्दु, पीत यानी पीला, मर्दु साथ में ही रक्त युक्त शीघ्र बढ़ने वाला, यानी ये इसमें रक्त रहता है और शीघ्र ही ये बढ़ने वाला रहता है। इसके साथ में ही इसमें दाह अधिक होता है, यानी वेदना रहती है, दाह भी इसमें ज़्यादा होती है। तो ऐसे जो सौंफ होते हैं, इन्फ्लामेशन होते हैं, उसको पित्तज बताया है। नेक्स्ट है कफज। कफज है ये श्लेष्म है, श्वेथु है पांडु, कठिन है संदिग्ध है शीतो संदिग्ध, मंदानुसारी कंडवाद्य चातर वेदना विशेष भवंती, यानी जो कफज शोथ होता है ये हल्का पीला या सफ़ेद, साथ में ये सफ़ेद रंग का हो सकता है, हल्का पीला हो सकता है, यह कठिन रहता है, संदिग्ध शीत, इसके साथ में ही मंदता से बढ़ने वाला, यानी ये शीघ्र बढ़ने वाला रहता है। ये कफज दोष है, ये मंदता से बढ़ने वाला होता है। इसको कफज
वर्ण स्रोत बताया है। नेक्स्ट है सन्निपातज। सन्निपातज मतलब जिन स्रोतों में सर्व प्रकार की वेदना वर्ण पाए जाते हैं। तो इसमें जो वेदना वर्ण है वो सभी प्रकार के होते हैं, यानी वात पित्त कफ तीनों टाइप का जो रहता है उसको सन्निपातज। नेक्स्ट है रक्तज, जो वर्ण दोष का भेद है, इसके अंतर्गत पित्तवच्छ शोणित जो अतिकर्षण च। रक्तज का मीन्स है कि इसमें लक्षण पित्तज के रूप में होते हैं। जो इसके लक्षण होते हैं जो पित्तज दोष के टाइप के रहते हैं, साथ में ही इसका वर्ण है वो अधिक काला होता है। जो इसका कलर रहता है वो अधिक काले रंग का, जो सूजन रहती है, स्वेलिंग रहती है, इन्फ्लेमेशन रहता है। नेक्स्ट है आगंतुज। जो आगंतुज स्रोत है इसमें पेतिक व रक्त स्रोतों के लक्षण मिलते हैं, यानी पित्त रक्त लक्षण, यानी पित्त व रक्त दोनों लक्षण रहते हैं। साथ में ही इसके अंतर्गत लालिमा अधिक होती है और ये चमकदार होता है। लालिमा व चमकदार जो स्रोत रहता है इसको आगंतुक स्रोत बोला है। इसी प्रकार से ये 6 भेद बताए हैं वर्ण स्रोत के। नेक्स्ट हम जानेंगे स्टेजेज ऑफ स्रोत, यानी स्रोत की अवस्थाएं। तो स्रोत की 3 अवस्था बताई है। नंबर 1 है आमावस्था, नंबर 2 है पच्यमानावस्था, यानी पच्यमानावस्था, नंबर 3 है रक्तावस्था। तो ये 3 स्टेज हैं जो स्रोत की बताई हुई हैं। इनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। ये आपको डायग्राम में भी बताया हुआ है। ये स्रोत दिखाई दे रहा है जो शरीर में दाने दाने जैसे जैसे कलर का हो जाता है। तो सबसे पहले आमावस्था के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आमावस्था के लक्षण तत्तर मंद उष्मता, तवक सवर्णता, शीत शोभता, स्थैर्यम, मंद वेदनता, अलप शोभता, चाम लक्षण मुद्दिष्टम। इसका मतलब है कि आमावस्था के अनुसार आम स्रोत में उष्णता तथा सूजन कम होती है। जो उष्णता है इसके साथ में ही जो सूजन है ये कम रहती है। इसके अलावा स्रोत कठिन रहता है, यानी ये इसमें कठिन स्रोत रहता है, मंद वेदना वाला होता है। तो ये इसके 4 लक्षण दिए हुए हैं। इंग्लिश में बताया है द साइट ऑफ सोथा विल वार्म नॉट हॉट। ये जगह है ये गर्म रहेगी, मध्य उष्णता रहेगी, जबकि वार्म रहता है, ज़्यादा गर्म भी नहीं रहता है। स्किन कलर सेम एज हेल्थी, स्किन का कलर लगभग सेम रहता है। सोथ इज कोल्ड ऑन टच, सोथ को जब हम टच करते हैं तो वो ठंडा रहता है। इंड्यूरेशन स्लाइट पेन, थोड़ा पेन रहता है। लेस स्वेलिंग रहती है। दीज आर द फीचर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी सोथ, यानी ये इसको पहली स्टेज बोला है। ये सोथ की जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दिया हुआ है पच्यमानावस्था। तो पच्यमानावस्था के लिए बताया है कि सूची बीरीव है निस्तु उद्यते, यानी इसमें जो पेन रहता है वो सूची की तरह, यानी जैसे सुइयां चुभा रहे हैं, या दस्यत इव पिपलिका भी है। ताबीच सम सप्रेस यत इव छिद्यते इव शस्त्रेण विद्यत इव शक्तिभ्य ताड्यत इव दांडेन पीड्यत इव पाणिना घट्यत इव
चांगुल्या दहयते पच्येत इव चा अग्निचारभ्याम ओश्चोस परिदाहच भवन्ति वर्षिच विद इव च स्थानासनसेनसु न शांति मुपेति आदमात बस्ती हरिवात सोफा भवति तवग विवर्ण्य है सोफा विवर्द जबरदाह पिपास भक्ता अरुच पच्चे माना लिंग, यानी पच्चे मान सोत अग्नि से जलता हुआ छार से पचता हुआ सा प्रतीत होता है। सोत स्थान पर प्रतीत होता है कि चींटियां काट रही हैं। शस्त्र से छेदन एवं भेदन तथा ये दंड से तादन के समान पीड़ा, इसके साथ में ही ऐसा प्रतीत होता है कि कोई हाथ से दबा रहा है या सुई से भेद रहा है। दाह और आंच होती है इसके अंतर्गत। अंगुलियों के मिलने से के समान पीड़ा होती है, बिच्छू के काटे हुए के समान, यानी इसमें जो बिच्छू के काटे हुए के समान रोगी बैठने सोने तथा खड़े होने से भी चैन नहीं पाता है। सोथ विस्तृत और मूत्रपूरित बस्ती के समान फूला रहता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें फुलाव रहता है। रोगी जवर, प्यास तथा अरुचि से पीड़ित रहता है। यानी इसमें बताया है कि द करेक्टर ऑफ पेन इज लाइक प्रिकिंग नीडल्स, ant bite, moving ant on body, cutting by knife, inside by knife, thrashing by lathi, squeezing boxing by hand, culching by fingers, burned by agni or char, os, chos and prid like peeling, pain like scorpion bite, not relieved in any position. The soth is sight looks like filled बस्ती यूरिनरी ब्लैडर, डिसकलरेशन ऑफ स्किन, यानी इसमें कलर का स्किन भी जो कलर है स्किन का वो चेंज हो जाता है। बिसाइड दिस इंक्रीज इन साइज ऑफ सोथ, फीवर, बर्निंग सेंसेशन, थ्रस्ट, अनोक्सिया आर द फीचर ऑफ द पंचामान सोथ। तो ये जो पंचामाना अवस्था का लक्षण है जो सोथ होता है उसके बारे में दिया हुआ है, यानी ये सेकंड स्टेज रहती है। इस अवस्था में जो पस रहता है इसकी मात्रा अधिक रहती है, जिसका दबाव चारों ओर की धातुओं में स्थित वात नाड़ी के अंगों, यानी ये त्वचा एवं मांस धातु के अंदर वात नाड़ी के अंगों में पड़ने से विभिन्न प्रकार की इसमें वेदनाएं होती है तथा ये जब किसी संदिग्ध स्थान पे होने पे इसमें वेदना ज़्यादा होती है। तो ये था सेकंड स्टेज। अभी हम थर्ड स्टेज जानेंगे, यानी पक्वावस्था, यानी सोथ की जो पक्वावस्था यानी थर्ड स्टेज है, इसके लक्षण माधव के अनुसार बताए हुए हैं। वेदनो उपशांति, पांडुता, अलप सोफ, तावली प्रादुर्भाव, वस्तव क परिपुटनम निमन दर्शय, नम अंगुल्या अवपीड़िते प्रत्युन्मन बस्ता विबोधक चरणम पुयस्य परपिंडे ममन्ते चाव पीड़िते मुहुर्मुहु स्तोदः कंडूरुन्ता व्याद्य रूप दर्व शांति भक्ता भिक्षा भिकांक्षा च पक्वलिंगम, यानी जो पक्व अवस्था के लक्षण है ये दाह आदि वेदनाओं एवं सूजन में कमी रहती है, यानी इसमें सूजन में कमी रहती है, रिड्यूस स्वेलिंग, इसके साथ में ही लालिमा का अभाव, उभार में भी कमी, सोथ स्थान पे इसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, यानी स्किन में जैसे ये झुर्रियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, इसमें ये पकने के बाद इसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। पुनः पुनः सूचिका वेदना पीड़ा तथा खुजली, इसमें खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। साथ में पित्तजन्य ओस, शोष, प्यास आदि उपद्रवों की शांति, अंगुली से दबाने पर विदर्दी का
नीचे दब जाना, त्वचा में दरार पड़ जाना, जैसे त्वचा में दरार पड़ी हुई है। शोथ में अंगुली से दबाने पे जल पूर्ण मशक के पानी की तरह गति प्रतीत होती है। इसके अंदर पानी पस भरा रहता है, जो इधर से दबाते हैं तो इधर आ जाता है। इसमें गति होती रहती है, एक और दबाने पे दूसरी ओर भाग जाता है, जिसको फ्लक्चुएशन टेस्ट भी कहते हैं। रोगी को भोजन आदि करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, इसमें भूख लगती है। ये सब शोथ की पक्वावस्था के लक्षण है। तो ये जो शोथ है जिसकी थर्ड स्टेज है पक्वावस्था, इसमें बताया हुआ है द पेन इज रिड्यूस्ड पेल इन कलर, यानी लालिमा का अभाव, रिड्यूस्ड स्वेलिंग, अपीयरेंस ऑफ स्किन फोल्ड्स, क्रैकिंग ऑफ स्किन, नॉन पिटिंग स्वेलिंग, फ्लक्चुएशन टेस्ट पॉजिटिव, थोड़ा यानी थ्रोबिंग पेन अगेन एंड अगेन, इचिंग, their severity of disease looks reduced and anoxia are the feature of the Pakwasof. These all are above the feature of Pakwasof अवशेष। यानी ये वर्ण शोफ की जो 3 अवस्था दी हुई है, तो जैसे ही पक्वशोफ होता है उसको अवशेष या विदर्दी भी बोलते हैं, जिसके बाद में जो भी वाउंड्स होता है, घाव होता है, फोड़ा होता है, वो विदय हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो इसकी 3 अवस्थाएं दी हुई हैं वर्ण शोथ की, तो वर्ण शोथ में हमने वर्ण शोथ क्या होता है, वर्ण शोथ की अवस्था, वर्ण शोथ के टाइप्स जाने। अभी हम जानेंगे वर्ण शोथ की जो चिकित्सा है उसको हमें कैसे करना चाहिए। दोषिक इन्वॉल्वमेंट, यानी इसमें कौन कौन से दोष इन्वॉल्व रहते हैं, यानी वाताते नास्ति रुजा न पाक है, पिताते नास्ति कपाच्यप्यु, तस्मात् समस्तान परिपाक काले पचंती सोफास्त्रम एवं दोषा, यानी देयर इज नो इन्फ्लेमेशन विदाउट वात, नो सुप्रेशन विदाउट पित्त, यानी इन्फ्लेमेशन में हमेशा वात की वजह से होता है, जो सप्रेशन रहता है वो पित्त की वजह से, और कफ यानी पस बनता है ये कफ की वजह से बनता है। एट द टाइम ऑफ पकवा ऑल 3 दोष मस्ट बी इन्वॉल्व, पकवा सब ऑल वाइटेड दोष, यानी तीनों टाइप के जो दोष हैं वो इसमें आ जाते हैं जब ये पक्वा अवस्था में आता है शोफ। अभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी इसको हम मैनेज कैसे करते हैं, इसकी जो विधियां हैं वर्ण शोफ की, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए जो श्लोक दिया हुआ है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आदवो विमलापनम, विमलापनम यानी अपतर्पण, कुर्याद द्वितीय संवेचनम, तृतीय उपनाहम, इसके साथ ही चतुर्थी पाटन क्रियाम, पंचम शोधनम कुर्यात, षष्ठम रोपणम मिश्यते एते कर्म वर्णस्य होता है, सप्तम विकृत पाहम, यानी जो इसके देयर आर 7 प्रोसीजर, यानी इसके 7 जो प्रोसीजर दिए हुए हैं जो शोफ को ट्रीट करने के लिए, यानी उपचार की विधि, ये उपचार विधि है या चिकित्सा विधि है, जो शोफ को कैसे हम इलाज कर सकते हैं। तो इसमें भी जो आचार्य हैं उन्होंने इसमें 11 उपक्रम बताए हैं, जिसमें आलेप, परिषेक, अभ्यंग, स्वेद, विमलापन, उपनाहन, पाचन, विश्रावण, स्नेहन, वमन व विरेचन। इसके अलावा जो 7 प्रकार के उपक्रम है, इसका प्रथम स्थान है। जो 60 उपक्रम होते हैं चिकित्सा के, जो शल्य चिकित्सा के लिए 60 में से जो 7 उपक्रम है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे विमलापन। विमलापन क्या होता है कि जब कोई भी शोथ हो जाता है तो सभी प्रकार के शोथ में विमलापन है, ये प्रधान क्रम है। इसमें जेंटली मसाज करते हैं फिंगर के द्वारा, और या जो बम्बू स्टिक यानी लकड़ी होती है बम्बू की,
उसके द्वारा हम इसका अवतर्पण करते हैं या विमलापन करते हैं। अवतर्पण का मतलब होता है फास्टिंग, यानी उसको कुछ खाना नहीं देना। नेक्स्ट है अवसेचनम। अवसेचनम में ब्लड लेटिंग, यानी इसमें परिसेक या इसको बोलते हैं, तो इसमें हम अवसेचनम में इसके जो ब्लड है इसको निकालते हैं। उपनाह, उपनाह है ये थर्ड वन जो स्टेज है, यानी तीसरी जो चिकित्सा विधि है उपनाहन। उपनाहन के अंतर्गत हम वेट फॉर्मेशन बनाते हैं, यानी यह है वर्ण शोथ का समन एवं पाचन, समन भी करता है पाचन भी करता है, ये दोनों कार्य करता है। उपनाहन का मतलब है बांधना, यानी उस फोड़े को गीला करना या उसके अंदर हम उसको एक जो पोटली रहती है पोटली से उसको बांध देते हैं। उसके बाद में जो पातन क्रिया होती है, पातन क्रिया के अंतर्गत इनसिशन होता है, इसके साथ में ही शोधन होता है। उसके बाद रोपण, शोधन में क्लीनिंग करते हैं, रोपण में उसकी हीलिंग है उसको इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद रहती है वेकरता, जो वेकरता पाहम है, यानी फोड़े का जो ट्रीटमेंट है स्कार का, उसको वेकरता पाहम बोला है। इसी प्रकार से ये 7 स्टेज हैं इसमें दी हुई हैं। इसके अलावा दिया हुआ है आम छेदे मास शिरा स्नायु संधे अस्थि व्यापाद नम ती मात्रम शोणिता ती प्रवृत्ति वेदना प्रादुर्भाव अवधरण मने को अपर दर्शनम छत विदर्दी भवते। यदि हम कोई भी अपक्व सोप होता है, यानी जो पक्व सोप नहीं है, तो उसमें हम यदि छेदन कर्म कर देते हैं तो ये मांस को, शिरा स्नायु संधि सबको डैमेज कर सकता है। इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग निकल जाता है और ये एक क्रोनिक वाउंड में बदल जाता है, यानी सतत विदर्दी हो जाती है। तो इसलिए छेदन कर्म है वो हमेशा पक्व सोप में ही करना चाहिए। तो ये इसके इनकरेक्ट जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले हमको सोप की अवस्था का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सोप की अवस्था के हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये 7 जो उपक्रम दिए हुए हैं, 7 जो क्रिया दी हुई हैं, इनको हम सीरियल वाइज करते हैं या नंबर से इनको करते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें जो शुरू के जो 7 विधि हैं करने की, उनको एक एक करके हम इसमें करते हैं। इसके अंतर्गत दिया हुआ कि सबसे पहले हम अवतर्पण करवाते हैं किसी को भी। अवतर्पण यानी उसको फास्टिंग के लिए बोलते हैं। उसके बाद आलेप होता है, यानी चिकित्सा में प्रथम उपचार माना गया है। आलेप के बाद में हम परिसेक यानी वेदना की शांति के लिए वातिक स्रोत में घी, तेल, धान्य अमल, मांस रस, वात धन औषध द्रव्यों के क्वाथ से परिसेक करना चाहिए। यथा इसमें भद्र द्रवादि क्वाथ, विदारी गंधादि 10 मूल क्वाथ होता है, उसके द्वारा वातिक शोथ करते हैं। पित्त रक्तादि उत्पन्न से होने वाले शोथ में क्षीर, घृत, मर्दू, शर्करा उदक, इक्षु रस, मधुरो रस, क्षीरी वृक्ष कषाय आदि द्रव्यों यथा चंदन, काकोल्यादि, तर्ण पंचमूल आदि के द्वारा इसमें परिसेक करते हैं। और श्लेष्मिक शोथ यानी कपच शोथ होता है, उसमें तेल, मूत्र, चारोदक, सूरा सक्तु आदि कफ को जो कम करने वाली औषधियों के क्वाथ में गरम गरम परिसेक करते हैं। जैसे पीपला आदि, सुरस आदि, आर्गो आदि क्वाथ होता है उससे। नेक्स्ट स्टेज इसमें जो बताई है वो अभ्यंग है। अभ्यंग में वातज एवं कफज में तेल से, पीतज एवं रक्तादि शोथ में सतगोत धोत घृत से अभ्यंग किया जाना चाहिए, यानी मालिश करनी चाहिए। स्वेद यानी वेदना युक्त दारुण एंड कठिन वर्णोस्त्रों में स्वेद करने चाहिए, जिससे रक्त स्राव बढ़ता है। इसके बाद हमने बताया विमलापन,
जो विमलापन की जो अवस्था है, ये शोथ स्थान को रगड़ना या रबिंग करना, इसको बताया है। इसी प्रकार से 60 उपक्रम है, उसमें से इसका प्रथम स्थान है विमलापन का। इसके बाद करते हैं उपनाहन। यह वर्ण शोथ का समन्वय पाचन दोनों कार्य करता है, यानी इसको जब कोई भी शोथ होता है तो सबसे पहले उसको बांधते हैं, उसके बाद में होती है पाचन की अवस्था। पाटन है, जब किसी भी उपाय द्वारा वर्ण शोथ का समन संभव नहीं है, तब दही व तकर आदि के द्वारा तैयार किया गया उत्कारिका का प्रयोग किया जाता है और रोगी को हितकर आहार दिया जाता है। पाचन द्रव्य दिए जाते हैं, स्वर्ण, मूली, शिग्रू, तिल और सरसों के बीज, सत्तू, अत्सी आदि पाचन द्रव्य वर्ण शोथ को पकाते हैं। इसके बाद होता है विश्रावण। विश्रावण यानी फैलाव। यह उत्क्रम नवोत्सोध में वेदना और पाक को दूर करने, विश्रावण करने में जलोक आदि का प्रयोग किया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि जलोक है जो एक विधि है, जलोक वर्ण को या विदर्दी को कम करने की, यानी खून चूसती है जो। इसके साथ ही स्नेहपान करवाया जाता है, वमन करवाया जाता है, विरेचन, वात पित्त प्रदुष्ट शोथ में, दीर्घ काल अनुबंधी वर्ण शोथ में ये किया जाता है। इसी प्रकार से ये चिकित्सा की विधि है कि शोथ को हम कैसे इसके साथ ही जो नॉर्मल उपाय हैं वो दिए हुए हैं। नॉर्मल उपाय में बताया हुआ है कि सौंफ युक्त जो अंग रहता है उसको हमेशा ऊपर की तरफ रखना चाहिए, जिससे, और साथ ही खुली हवा में हल्का सुपाच्य भोजन देना चाहिए, अच्छी निद्रा की व्यवस्था करनी चाहिए और उसको पूर्ण विश्राम देना चाहिए। तो ये है, हमने वर्ण शोथ के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा उसके अंतर्गत हम वर्ण शोथ है उसके बाद की जो अवस्था है जिसका नाम है विदर्दी या अवशेष, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।